हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक पे। जैसा कि मैंने बिहार से जुड़ा हुआ जो पिछला वीडियो डाला था उसमें मैंने बिहार के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि हमें बिहार से जुड़े हुए किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को आप प्लीज़ देखिए, जिससे आपके माइंड में ग्राफ तैयार हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और आप उस तरीके से अपने स्टडी का एक सिस्टमेटिक वे बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है वो बिहार एक परिचय से है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। इसमें कुछ ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले बिहार की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो बिहार की जो स्थिति है वो भारत में वो पूर्वी राज्यों में आता है यहाँ पे, और यहीं इससे थोड़ा हम आगे बढ़ें तो इन राज्यों को 7 सिस्टर या 8 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये जो है इन्हें पूर्वोत्तर राज्यों की संज्ञा दे गया है। वहीं यदि हम बिहार के भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बात करें तो ग्लोब पे जो बिहार की जो स्थिति है उसके लिए हम पहले भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो ग्लोब पे जो ये रेखाएं होती हैं इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है, इस प्रकार से। वहीं पे ग्लोब के बीचों बीच रेखा जो गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश, वहीं दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश है। तो भारत जो है ग्लोब पर उसकी स्थिति जो है उत्तर पूर्व में है। तो भारत की ग्लोब पे स्थिति उत्तर पूर्व है, तो उसी प्रकार बिहार की भी स्थिति ग्लोब पर उत्तर पूर्व में है। वहीं यदि बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरीय अक्षांश है। और वहीं यदि देशांतर की बात करें तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार कम है वहीं पे जो अक्षांश देशांतरीय विस्तार जो है वो ज़्यादा है, जिस कारण बिहार की जो लंबाई है वो कम और चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है। तो बिहार की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। वहीं यदि चौड़ाई की बात करें तो बिहार का जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। तो इसे याद करना बड़ा ही आसान है। जैसे कि बिहार की जो लंबाई है 345 किलोमीटर, उसे आप 345 ना याद करके 3 4 5 याद करें, यानी 3 4 5, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस 3 4 5 को 3 5 4 भी लिख देता है। तो आप 3 4 5 याद करेंगे तो आपके माइंड में 345 क्लिक करेगा। और उसी प्रकार यदि हम इसके चौड़ाई की बात करें तो वो है 483 किलोमीटर। तो 483 से हमें याद आता है कि 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में महाबुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार हम इसके चौड़ाई को याद रख सकते हैं कि बिहार की जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। वहीं यदि हम बात करें कि बिहार अपनी जो सीमा है वो किन किन राज्यों के साथ शेयर करती है और किस देश के साथ शेयर करती है, तो वहीं यदि बिहार के पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो वह पश्चिम बंगाल से अपना सीमा साझा करती है पूर्व में, वहीं पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से, क्योंकि झारखंड जो है वो बिहार से ही टूट कर बना है। तो दक्षिण में जो राज्य है बिहार के वो है झारखंड। वहीं पे बिहार जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है नेपाल के साथ। तो यदि क्वेश्चन आए कि बिहार किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो वो है नेपाल। तो बिहार के इस लंबाई और चौड़ाई के कारण, मीन्स लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा, इस कारण बिहार का जो आकार है वो है आयताकार। वहीं यदि बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये सब जो पॉइंट्स है छोटा छोटा, जैसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। और बिहार के क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन आता है।
94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट डाउन कर लें। वहीं यदि भारत में बिहार का स्थान देखें कि भारत के राज्यों में बिहार का स्थान क्या है, तो तेलंगाना के गठन के बाद बिहार का जो स्थान है वो 13वां है, क्योंकि तेलंगाना से पहले बिहार का जो स्टेटस था वो 12 था। वहीं जब से तेलंगाना बना है, बिहार 13वें राज्य की संज्ञा पे आता है। और बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत में, बिहार का जो क्षेत्रफल प्रतिशत है भारत में है वो 2.86% है। वहीं यदि बिहार की जनसंख्या पूरे भारत में अगर बात की जाए तो बिहार की जनसंख्या प्रतिशत है भारत में 8.6%। तो आप देख सकते हैं कि जहां बिहार का जो क्षेत्रफल कम है वहीं जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसे भी आप अच्छे से देख लें। और अब बात करते हैं बिहार शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो बिहार जो है वो विहार शब्द का अपभ्रंश है, जिसका मतलब होता है निवास करना। तो ये निवास जो वर्ड है वो किस संदर्भ में है, तो हमें पता है कि बिहार जो है वो गौतम बुद्ध का ज्ञान जो प्राप्ति हुआ था वो बिहार के गया जिले में हुआ था। तब से गया को बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है। तो इसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध अनुयायी जो थे वो बिहार में, बिहार से बाहर, भारत में या भारत से भी बाहर दूसरे देशों में आवागमन करते थे। मतलब भारत के लोग बाहर जाते थे और बाहर के लोग भारत आते थे। तो जो बौद्ध अनुयायी थे उनके लिए स्पेशल एक भवन निर्माण करवाया जाता था, उसे विहार कहा जाता था, उसे विहार कहा जाता था। तो इसे विहार कहते कहते ये वर्ड जो है वो बिहार बन गया। तो इस प्रकार बिहार वर्ड की उत्पत्ति हुई। तो अब आगे बात करते हैं बिहार राज्य के गठन के बारे में। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जब 1 नवंबर 1858 में जो महारानी का जो घोषणा जो हुआ था, घोषणा पत्र उन्होंने जो भारत भेजा था, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, तो उसके बाद से जो मुग़ल सत्ता जो था वो ब्रिटिश हाथ में चला गया था। तो उस समय तत्कालीन समय में क्या होता था कि जो भी राजकुमार होते थे ब्रिटेन के, उनका जब विवाह होता था तो उस समय एक रूल था कि यदि किसी राजकुमार का विवाह होता है तो वो ब्रिटेन के जितने भी औपनिवेशिक क्षेत्र हैं वो वहाँ जाके मतलब उसका भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, ऐसा उस समय का रूल बनाया गया था। तो तत्कालीन समय में जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड के राजकुमार थे उनका विवाह हुआ था और वो भारत 12 दिसंबर 1911 को आए थे। तो 12 दिसंबर 1911 को जब वो भारत आए थे तो दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन करवाया गया था। उसी में बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए जॉर्ज पंचम ने कुछ घोषणाएं की थी। लेकिन बिहार को सिर्फ बंगाल से अलग किया गया था, लेकिन उस तत्कालीन समय में बिहार के साथ उड़ीसा जुड़ा हुआ था। तो 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा होती है। उसी के बाद 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करने की कुछ अधिसूचनाएं जारी होती हैं, जिसके बाद से 22 मार्च 1912 को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है या बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जब बात करें हम बिहार राज्य के गठन के बारे में, तो बिहार का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। तो इसलिए यदि यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 22 मार्च। लेकिन यदि हम बात करें कि बिहार का गठन कब हुआ था, तो उसके लिए हमें ये डेट याद करना है 1 अप्रैल 1912। फिर एक और विभाजन बिहार में होता है 1 अप्रैल 1936 को। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि बिहार को बंगाल से अलग करना था, लेकिन उस समय बिहार के साथ उड़ीसा जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा से अलग कर दिया गया। और जब बिहार के वर्तमान स्वरूप के बारे में बात करें तो उसके लिए
एक डेट है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। इस दिन बिहार के 46% भूभाग के साथ एक नए राज्य झारखंड का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। जब झारखंड का गठन हुआ था तो वो भारत का 28वां राज्य बना था। और इस प्रकार 15 नवंबर 2000 से बिहार जो है अपने वर्तमान स्वरूप में है। तो यदि ये क्वेश्चन आए कि बिहार अपने वर्तमान स्वरूप में कब से है, तो उसके लिए हमें इस डेट को ध्यान में रखना होगा, 15 नवंबर 2000 को। वहीं यदि बिहार के राजकीय चिन्हों के बारे में बात करें तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। ये वही बोधि वृक्ष है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इस प्रकार इसे बिहार के राजकीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है। और यदि बिहार के राजकीय पशु के बारे में बात करें तो वो बैल है, पक्षी गौरैया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने गौरैया के विलुप्त होने के कारण इसे दिल्ली का भी राजकीय चिन्ह बनाया गया है। और बिहार का जो राजकीय मछली है उसे मांगुर है। और बिहार का जो पुष्प है राजकीय वो गेंदा, साथ ही वृक्ष जो है पीपल। ये सारे स्थानीय चीज़ों को यहाँ पे बिहार का जो राजकीय चिन्ह बनाया गया है, ताकि हमारा जो स्थानीय पहचान है वो स्थानीय पहचान संस्कृति जो है उभर कर सामने आए। ये नीतीश सरकार के शासनकाल से ये शुरू हुआ है। मीन्स नीतीश सरकार के शासनकाल से इन चिन्हों को राजकीय चिन्ह घोषित किया गया है। वहीं अगर प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करें तो बिहार में कुल 9 अनुमंडल है, जिसमें पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, साथ ही पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर, ये 9 प्रमंडल है यहाँ के। वहीं अगर अनुमंडलों की बात करें तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। बिहार में प्रखंड की संख्या 534 है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में 38 जिला है अभी, जिसमें 38वां जिला जो है वो अरवल है। तो यदि क्वेश्चन आए कि बिहार का नवीनतम जिला कौन सा है तो वो अरवल है। बिहार में एक उच्च न्यायालय है जो कि पटना में स्थित है, बिहार की राजधानी पटना में, जिसका जो गठन है वो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। इसे आप अच्छे से नोट कर ले, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। और वहीं यदि बिहार के विधायी संरचना की बात करें तो बिहार में जो है वो लोकसभा के लिए 40 सीट हैं और राज्यसभा के लिए 16 सीट हैं। वहीं यदि विधानमंडल की बात करें बिहार की, तो हम जानते हैं कि बिहार जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था वाला एक राज्य है। तो बिहार में जो विधान परिषद की सीटों की संख्या 243 है। वहीं यदि विधानसभा की सीटों की संख्या 243, वहीं यदि विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करें तो वो है 75। यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट नोट्स जो है यहाँ पे मैंने बताया है, तो आप इसे नोट कर ले। खासकर ये जो डेट है जैसे कि 12 दिसंबर 1911, 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1912, 15 नवंबर 2000, ये सारे डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें। अब कुछ मतलब मिसलेनियस जो है जैसे कि जनसंख्या से जुड़े हुए कुछ बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिहार की जो टोटल जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है 2011 के जनगणना के अनुसार, जो कि भारत में इसकी जो जनसंख्या प्रतिशत है मैंने पहले भी बताया कि 8.6% है। इस प्रकार जो बिहार जो है वो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। इससे पहले पहला जो है वो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पहला जो है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा जो है वो है बिहार। वहीं यदि बिहार की दशकीय वृद्धि की बात करें तो दशकीय वृद्धि का मतलब कि पिछले जनगणना के से लेके मतलब तत्कालीन जनगणना तक कितना वृद्धि हुआ था। 2001 से लेके 2011 तक बिहार की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वो है 25.1%।
जिस कारण बिहार का जो दशकीय वृद्धि में जो है स्थान 6वां है। वहीं यदि हम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिला की बात करें तो वो है मधेपुरा, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात करें तो वो है गोपालगंज। वहीं जब जनसंख्या की दृष्टि से अगर बिहार के सबसे जिले के बारे में बात करें तो वो है पटना। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात करें तो वो है शेखपुरा। ये दोनों जिला जो है बिहार के दक्षिण में स्थित है। और वहीं यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें तो वो है पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला शिवहर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं छोटा जिला पटना और शेखपुरा दोनों दक्षिण बिहार में स्थित हैं। दोनों जो हैं वो दक्षिण बिहार में आते हैं। वहीं यदि हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे जिला पश्चिमी चंपारण और शिवहर जो है वो उत्तर बिहार में स्थित है। और आगे बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1006 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब प्रति स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में कितने लोग रहते हैं, तो वो है 1106 लोग, जो भारत में प्रथम स्थान पर है बिहार। और वहीं यदि लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो है 918। लिंगानुपात कहने का मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो वहाँ ये है 918। तो यदि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार में यदि बात करें तो वो है गोपालगंज, जहाँ पे प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1021 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं यदि बात करें कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो वो है मुंगेर, जहाँ पे 1000 पुरुषों पर मात्र 876 महिलाएं हैं। तो स्थिति जो है वो कुछ ठीक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बिहार के साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं। तो बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.8% है, जिसमें सर्वाधिक साक्षर जिला जो है वो रोहतास है, जो कि दक्षिणी बिहार का भाग है। वहीं यदि बात करें न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला तो वो पूर्णिया है, जो कि उत्तर बिहार का भाग है। अब बिहार के राजकीय भाषा की बात करें तो यहाँ पे 2 भाषाओं को राजकीय दर्जा दिया गया है, जिसमें पहला स्थान हिंदी को है, वहीं दूसरे स्थान पर उर्दू है। तो इस प्रकार बिहार में यदि पूछा जाए कि दूसरे स्थान पर राजकीय भाषा पर किसको रखा गया है तो उसे उर्दू लिखेंगे। वहीं यदि बिहार में मेधा दिवस की बात की जाए तो वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वो बिहार से ही थे, इसलिए इनके सम्मान स्वरूप 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मेधा दिवस मनाया जाता है। वहीं यदि डॉल्फिन्स दिवस की बात करें तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्योंकि डॉल्फिन्स को जो है वो बिहार का राजकीय जलीय पशु के रूप में दर्जा दिया गया है, इसलिए 5 अक्टूबर को हर वर्ष डॉल्फिन्स दिवस मनाया जाता है। वहीं यदि बिहार के सर्वाधिक गर्म जिले की बात करें तो वो है गया, और सर्वाधिक ठंडे जिले की बात करें तो वो भी गया ही है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो गया जो है वो काफ़ी गर्म, और वहीं ठंडा के दिनों में गया जो है काफ़ी ठंडा जिला बन जाता है, इसलिए इन दोनों राज्यों की दोनों तरह की श्रेणियों में गया को ही रखा गया है। वहीं पे यदि हम बात करें कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो वो है किशनगंज, जो कि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ एक जिला है। और सर्वाधिक सबसे कम जो वर्षा होता है बिहार में वो औरंगाबाद में होता है, ये दक्षिण बिहार में आता है। आप इस तरीके से मतलब पढ़ने के लिए एक बिहार का मैप भी अपने साथ रखें, जिससे क्या होगा कि ज़िला जब पढ़ेंगे आप तो उसे मैपिंग करने में आसानी होगी, और उसका एक मैप जो है आपके माइंड में बनता जाएगा, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा वैसे याद करने में। वहीं यदि तत्कालीन वर्तमान में जो हमारे बिहार के जो सीएम है वो नीतीश कुमार हैं, श्री नीतीश कुमार, और वर्तमान के राज्यपाल
जो है वो है फग्गू चौहान। इनसे पहले जो थे वो लालजी टंडन थे। और यदि बात करें कि राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है, तो वो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो राज्यपाल फग्गू चौहान को शपथ किन्होंने दिलाया था, तो वो थे AP शाही। लेकिन वर्तमान में जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है संजय कोरल। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलें। और यदि आपके पास वीडियो से रिलेटेड यदि कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।